हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7.15 से बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ, यहाँ पे और नहीं आएगा, 200 रेडियन पर सेकेंड। चलो, आपको ओमेगा क्या दिया हुआ है, 200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। चलो, टॉर्क कितना अप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे, 180 न्यूटन इंटू मीटर। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन, और पावर आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे करोगे, पावर P इक्वल टू टो इंटू ओमेगा। टो कितना है 180 इंटू ओमेगा कितना है 200, तो ये हो गया 36,000 वॉट। ये आपका आंसर, या तो 36 किलो वॉट। चलो, ये हुआ 7.15 का सॉल्यूशन। 7.16 देखो, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 is cut off. The center of the hole is at r/2 from the center of original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं और उसी के हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये एक्सिस है, मान लो कि ये जो बाकी का पार्ट आपको दिख रहा है वो निकाल दिया है, और इतने पार्ट के अंदर मास भरा हुआ है। जो आपको बीच में छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है उतना पार्ट रिमूव किया हुआ है। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो अभी सेंटर ऑफ मास कहीं और आपको मिलेगा। क्यों? पहले सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर में था, बॉडी में हर एक साइड मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट अभी तो वो रहेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मास हमने निकाल दिया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, मतलब टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों? समझो, पहले तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट हमने रिमूव किया है वो आपको कहाँ पे मिलता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए वाई एक्सिस में कोई चेंज आएगा नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, बस m1x1 इक्वल टू m2x2। जहाँ पे m1 क्या है, m1 है वो रिमेनिंग मास है, और m2 क्या है, m2 जो है वो रिमूव्ड मास है। बस उतना याद रख लो, ये रिमेनिंग मास, ये रिमूव्ड मास। तो ये x1 क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या है, तो m2 था रिमूव्ड मास,
तो ये हो गई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिमूव्ड मास। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो यहाँ पे है कहीं पे, और वो कितने डिस्टेंस से कहा है आपको, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे। तो अभी तो ये एकदम इजी हो गया, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क है वो 2 डायमेंशन में होगी। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया A1 इंटू x1 इक्वल टू सिग्मा इंटू A2 इंटू x2। यहाँ पे देखो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, डेंसिटी सिग्मा है और सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो तो भी चलेगा, A1 x1 इक्वल टू A2 x2। और अगर वॉल्यूम बन रहा है तो V1 x1 इक्वल टू V2 x2। अब देखो A1 क्या है, तो 1 हमने किसको नाम दिया था, रिमेनिंग के लिए। तो रिमेनिंग एरिया कितना रहेगा, तो टोटल एरिया था πr², उसमें से r/2 रेडियस वाला हमने पार्ट निकाल दिया, तो ये πr/2 होल स्क्वायर आप माइनस कर दो एरिया। समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंटू x1 हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, A2 क्या है, तो M2 क्या था, रिमूव्ड मास। तो रिमूव्ड मास का एरिया क्या रहेगा, पाई इंटू r/2 होल स्क्वायर। x2 क्या है, रिमूव्ड मास की पोजीशन कितनी है सेंटर से, r/2। तो यहाँ पे एक और लगा दिया r/2। अब देखो ये होगा नीचे 4, तो 4 - 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 πr² x1 इक्वल टू यहाँ पे πr² डिवाइड बाई 4 इंटू r/2। ये πr² कैंसिल आउट, ये 4 भी कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आया, देखो x1 इक्वल टू r डिवाइड बाई 6, ये आ गया आंसर। फिर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट यूज़ किया है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। हैंस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट विल बी एट -r/6 0। माइनस क्यों, क्योंकि हमने ये जो पार्ट निकाला है वो पॉजिटिव x एक्सिस से निकाला है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड से ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे मास इंक्रीज हो गया, और जिधर मास इंक्रीज होता है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये लिखना कंपलसरी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन 2 coins each of mass 5 gram are put one on the top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of meter stick? चलो मास ऑफ मीटर स्टिक निकालना है, तो सबसे पहले मीटर स्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी तो बिल्कुल नहीं होगी। ओके, चलो यहाँ पे रख दिया। हम मान के चलते यहाँ पे 0 मार्क है और मीटर स्टिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 लिखा हुआ होगा, 100 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मार्क पे हमने 2 कॉइन रख दिए, और वो भी 5-5 ग्राम के। तो यहाँ पे जो 2 कॉइन रखे हैं, एक कॉइन ये वाला सपोज
दूसरा कॉइन उसके ऊपर, ऐसा कोई। ये दोनों का मिलके मास बनता है 10 ग्राम। और यहां पे 12 सेंटीमीटर मार्क है, मतलब यहां से ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। चलो जो नाइफ है वो हमें इधर कहीं पे सपोज सेट करनी पड़ी। ओके, ठीक है। और यो जो यहाँ पे है मार्क, वो है 45 डिग्री, सॉरी 45 सेंटीमीटर पे। तो ये डिस्टेंस हुआ 45 मीटर। मतलब मैं यहाँ पे तो लिख नहीं सकते क्योंकि फोर्सेस दिखाने हैं, तो ऊपर ही लिख देते हैं। ये 45 सेंटीमीटर है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे है, सपोज एग्जैक्ट सेंटर पे। ठीक है, फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे वो देख लेते हैं। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका फोर्स नीचे की ओर लगेगा, कैपिटल एम जी, जिसमें मुझे कैपिटल एम निकालना है। यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा, तो स्मॉल एम जी, जहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू है 10 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल एम इक्वल टू 5 + 5 मतलब 10 ग्राम, मतलब 10⁻⁻² किलोग्राम। 10 ग्राम ही अभी तो रखते हैं। ओके, तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये सपोर्ट ले लूँ, सपोर्ट है एस सपोज, तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो पूरी सिस्टम है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, मतलब नेट टॉर्क अबाउट एस मस्ट बी 0। नेट टॉर्क अबाउट एस मस्ट बी 0। तो हम ले रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट एस। तो फोर्स इंटू क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो करना है। और एक चीज़ कंपलसरी ये लिख दो पहले तो, टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा, एम जी वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा। तो कैपिटल एम जी इंटू डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है 50 पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 50, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए 5 क्योंकि ये 45 है। ठीक है, तो एम जी इंटू कैपिटल 5 इक्वल टू स्मॉल एम जी इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये एस तक, तो 45 - 12। चलो जी की वैल्यू यहाँ पे कैंसल आउट होगी। अब कैपिटल एम निकालना है, वो तो पता नहीं, यहाँ पे 5, स्मॉल एम की वैल्यू 10 और 45 - 12, 45 - 12 मतलब 33। तो कैपिटल एम मिल गया 66 ग्राम, कैपिटल एम मिला 66 ग्राम। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था 7.17। अभी स्टार्ट करेंगे 7.18। 7.18 देखो, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम हाइट but different angles of inclination.
विल इट रीच द बॉटम विथ द सेम स्पीड इन ईच केस? दोनों केस में सेम स्पीड से ही नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आंसर देना है कि जो टोटल एनर्जी थी mgh, वो चाहे ऐसा स्लोप हो, समझना, ऐसा स्लोप हो या ऐसा स्लोप हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ डायमेंशन तो आप समझ सकते हो शायद। ये अच्छे से नहीं बना। चलो ऐसा है, ठीक है। अब ये हाइट तो सेम है, इस तरफ से गिरे ऑब्जेक्ट या इस तरफ से। देखो यहाँ पे फटाफट स्पीड बढ़ेगी, बट स्पीड बढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा। यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, बट स्पीड बढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। तो नीचे आते 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 दोनों की स्पीड सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि यहाँ पे जब था पार्टिकल तब उसके पास टोटल एनर्जी थी mgh, तो वही एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक फॉर्म में आएगी, यहाँ पे भी काइनेटिक फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में बोल सकते हो यस। सेकेंड, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर? हाँ, ये हो सकता है। इफ सो विच वन एंड वाई? तो जहाँ पे एंगल ज़्यादा है वहाँ पे टाइम कम लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो ये तो पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे ए है तो उसमें आपको यस बोलना है, बट विच रीज़न, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन टू अनदर? उसमें भी यस लिखना है, एक को ज़्यादा टाइम मिलेगा, एक को कम, ठीक है। और सी में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स स्लोप क्या रहता है? जी साइन थीटा। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा और उसके लिए स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। और स्पीड ज़्यादा रहेगी तो फिर टाइम है वो कम लगेगा। एंगल ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, एंगल कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो मतलब क्या रहा कि इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देन जो टाइम टेकन है वो t2। देखो θ1 अगर ज़्यादा है तो फास्ट आता है तो उसका टाइम है वो कम लगेगा। θ1 ग्रेटर देन θ2 है तो t1 लेस देन t2 बनेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो हैंस द स्फीयर विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन हैविंग स्मॉलर इंक्लिनेशन। जिसका इंक्लिनेशन स्मॉलर है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब यही चीज़ आपको अच्छे से वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो उतना आप कर लेना। यहाँ पे 7.19 से स्टार्ट करते आगे, ठीक है। A hoop of radius 2 meter weighs 100 kilogram. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? उसको स्टॉप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? चलो मास ऑफ हुप कितना है? 100 किलोग्राम। उसकी रेडियस कितनी है? तो रेडियस आपको दी गई है 2 मीटर और स्पीड क्या है उसकी? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड। चलो वर्क करना कितना पड़ेगा? उसको अगर स्टॉप कराना है तो वर्क डन इक्वल टू आप क्या लिखोगे? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आएगा कि फाइनल माइनस की इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि उसको स्टॉप करना है। आंसर आपका आएगा नेगेटिव क्योंकि वर्क डन है वो अपोजिट टू द मोशन है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या रहेगा, तो दो रहेगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे माइनस में आएगा हाफ mv² प्लस हाफ। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुक क्या रहेगा, सिर्फ mr²। तो ये बनेगा mr² और ओमेगा² की जगह पे मैं v²/r² कर सकता हूँ क्योंकि ओमेगा इक्वल टू v/r या तो v इक्वल टू r ओमेगा हमें पता है। तो ये हाफ mv² बन गया m इंटू v²। और m आपको दिया हुआ है 100 और वेलोसिटी मतलब स्पीड आपको दी हुई है 0.2। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रहेगा। तो आपका आंसर आएगा -4 जूल। -4 जूल। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7.19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7.19। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.20। ओके, तो हमारे पास डिटेल कौन कौन सी है देखो यहाँ पे। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज मास, तो 5.3 × 10⁻26 मतलब मास इज गिवन। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको करना है। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, पूरा सॉल्यूशन ही करके देता हूँ बट आपको वैल्यू रख के आंसर लाना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज गिवन। अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू एटम। ठीक है, मतलब एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो और ये एक्सिस के अकॉर्डिंग ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज 500 मीटर/सेकेंड। तो आपको स्पीड भी दी हुई है, एवरेज स्पीड है 500 मीटर/सेकेंड एंड its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translational। मतलब kinetic energy of rotation मैं KR कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। ओके, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ I ओमेगा², यहाँ पे 1/2/3, यहाँ पे आएगा हाफ mv²। ये हाफ कैंसिल आउट। I है उसको mr² में कन्वर्ट मत करो क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखो। आपको चाहिए ओमेगा, है ना, क्योंकि आपको पूछा क्या है, देखो फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा के लिए पहले तो ये पूरा अंडर रूट में जाएगा, जिसमें जहाँ पे आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है उसको आप बाहर अलग से निकाल सकते हो। तो ये बनेगा 2m/3i। ठीक है ना, और v² का अंडर रूट रहेगा v, और पूरा अंदर ले लो और फिर अंडर रूट कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे v² अंडर ही ले लेते हैं। चलो 2mv²/3i, ये पूरा कैलकुलेशन करके रूट निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 7.21 A solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second.
How far will the cylinder go up the plane? How long will it take to return from bottom? तो समझो यहाँ पे ये सपोज इंक्लाइन प्लेन है और ये नीचे ग्राउंड है और यहाँ पे रोलिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड आपको दी हुई है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और आपको ये डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से सपोज वो बॉडी यहाँ तक आई तो डिस्टेंस क्या होगा। हम मान लेते हैं कि वो बॉडी यहाँ तक आई, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास ये है तो उस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि इतनी हाइट अटेन की। ये h है तो उसने यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सपोज d है और ये d हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो वो d कैसे निकालें, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है, याद रखो, सॉलिड सिलेंडर है, याद रखो, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी टोटल ले लो उतनी ही फाइनल एनर्जी बनेगी। अब टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो ये बॉडी है वो रोलिंग भी है और आगे भी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों है। तो हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर और फाइनली तो वो मैक्सिमम सपोज यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगी, तो वहाँ पे सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ओके। तो ये हाफ mv² प्लस हाफ यहाँ पे आएगा हाफ mr² और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे v²/r²। देखो ये सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ mr², ओमेगा की जगह पे v/r रख सकते हैं तो ये mgh। अब सोचो यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से आपको हाइट h मिल सकती है क्योंकि बाकी सारा डेटा आपके पास है, हाफ इंटू यहाँ पे 5², यहाँ पे 1/4 होगा, ये r² कैंसिल आउट और 1/4 इंटू ये 5² ही बनेगा। g की वैल्यू ये नहीं दी हुई है तो 9.8 ले लो, g की वैल्यू आपको नहीं दी है तो 9.8 ले लो और h हमें निकालना है, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 2 12.5, 25 डिवाइड बाई 4 6.25 और डिवाइड बाई आप कर दो 9.8, तो h आपको मिल जाएगा 1.9 मीटर के आसपास। 1.9 के बाद 1 है तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो मैं अगर sin 30 ले लूँ तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब d, देखो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल ये वाला है ना, तो sin 30 इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, मुझे चाहिए d, sin 30 तो मुझे पता है 1/2, h पता है 1/9 और ये d, तो d मुझे मिल गया 3.8 मीटर, ठीक है। आपको पीछे आंसर दिया होगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो बी पार्ट में पूछा है
कि टाइम कितना लगेगा ऊपर जाके वापिस आने में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, बॉटम रिटर्न टू दी बॉटम का है ना, मतलब यहाँ से ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, उस तरफ टाइम कितना लगेगा। तो हम पहले ले लेते हैं सिर्फ डाउनवर्ड मोशन। सपोज डाउनवर्ड मोशन में टाइम लगता है t1। अब डाउनवर्ड मोशन है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, अब देखो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप mg sin थीटा करके g sin थीटा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोलिंग मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ नहीं है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन क्या लगेगा, ओनली g sin थीटा नहीं, बट g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर। ये कैसे आया समझो, g sin थीटा तो है ही एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, तो नीचे की ओर अगर g है तो इस तरफ का कंपोनेंट g sin थीटा होगा ही, बट वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें चेंज आता है कितना, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर जितना, और ये होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, g की वैल्यू है 9.8, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, यहाँ पे बनेगा 1/2, क्योंकि सिलेंडर दिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वेयर, तो एम के स्क्वेयर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर, एम एम कैंसल, हमें निकालना है आर स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर। यहाँ पे आएगा के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर बनेगा 1/2। अब यहाँ पे 9.8 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 3/2 समझना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 3। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका आंसर आया। ये एक्सेलरेशन है, तो अभी क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस मिला था 3.8। डाउनवर्ड मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन हो गया 9.8 डिवाइड बाई 3 इंटू ये बना टी स्क्वायर। अभी मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो 3.8 इंटू 6 डिवाइड बाई 9.8 2.3265, और उसका मुझे रूट निकालना है तभी मुझे टाइम मिलेगा। तो अंडर रूट 2.3265 अगर मैं करूँ तो अप्रोक्सीमेट 1.5 सेकेंड आ रहा है, बट ये ओनली डाउनवर्ड मोशन के लिए है ना। तो हमें तो निकालना था टाइम टेकन, ओके, टू रिटर्न टू द बॉटम, तो हमें यहाँ पे लेना है टोटल टाइम टेकन। तो ऊपर चढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा, नीचे आने के लिए भी टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो टाइम है उसको t1 नाम दे देते हैं, तो ये बना 2t1, 2 इंटू 1.5, आंसर आएगा 3 सेकेंड। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर कहीं पे भी किसी को डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, वो जो मैंने पहले बताया था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, वो एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं था बट रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन था। नेट एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद तो नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम निकल गया, बट ये हाफ मोशन के लिए है तो टोटल टाइम लग गया 3 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ, नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।